आज हम पढ़ेंगे पेंक्रियाज और एडर्नल ग्लैंड। आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, बराबर भी आवाज नहीं आनी चाहिए। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही है? किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, सुन ले भाई। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज एक ग्लैंड है पेट के अंदर, स्टमक के नीचे और पीछे। स्टमक के बाद जो ड्यूडिनम की सी टाइप यू टाइप ट्रन है ना, उसके अंदर एक चोटी उसकी पेंक्रियाज की फंसी हुई है। बाकी पेंक्रियाज लीफ की तरह स्टमक के पीछे लगा हुआ है। ये अगर स्टमक है तो इसके पीछे ऐसे है। ओके, रेड कलर का है क्योंकि इसमें ब्लड ज्यादा है। लीफ की तरह है, चाबी की तरह है। ये मिक्सोक्राइन है। क्या है? मतलब एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। सुन लें भाई, 95-98% ये बना हुआ है एस्टिनार सेल्स का। कौन से सेल का? और ये बनाते हैं पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक, और जो पेंक्रियाटिक जूस है पेंक्रियाज से सिनार से बन के पेंक्रियाटिक डक्ट में स्टोर पड़ा रहता है। जब खाना आता है ड्यूडिनम में तब ये जाता है डाइजेशन करवाने के लिए, क्योंकि पेंक्रियाटिक जूस में आयन भी होते हैं और एंजाइम भी होते हैं, है ना। बाइकार्बोनेट आयन होते हैं जिनकी वजह से बेसिक पीएच होती है, और एंजाइम भी होते हैं ट्रिप्सिनोजिन, केमोट्रिप्सिनोजिन, पेंक्रियाटिक लिपेज, पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में जो डाइजेशन होती है असल में वो पेंक्रियाज के एंजाइम होते हैं। बहरहाल 95-98% एक्सोक्राइन है। बट उसके अलावा कुछ सेल हैं अल्फा, कुछ सेल्स हैं बीटा, कुछ हैं डेल्टा, कुछ हैं एफ सेल। अब ये एंडोक्राइन सेल्स हैं, एंडोक्राइन। इनमें से जो अल्फा सेल है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसका नाम है ग्लूकागॉन। जो जब शुगर कम हो जाएगी, क्या है कहते हैं कम शुगर को? हाइपोग्लाइसीमिया, नॉट कैल्सीमिया, ग्लाइसीमिया तब आता है और शुगर को बढ़ाता है। कैसे? जो स्टोर्ड शुगर है या लिपिड है उसको तोड़ के लिवर से या एडिपोज सेल से ग्लूकोज को लेकर आता है, ब्लड में टपकाता है। इधर आओ, पढ़ेंगे डिटेल में कब और कैसे, दिमाग का रोल क्या है इसमें। क्यों दिमाग कहेगा ग्लूकागॉन चाहिए, हालांकि कार्टिसोल भी ग्लूकोज को बढ़ाता है, पर दिमाग कहेगा नहीं ग्लूकागॉन चाहिए, वो मुझे शुगर बढ़ा के दे। ये पूछना सवाल मुझसे अगर ना बताऊं तो। बीटा सेल से हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है, और ये तब आता है जब शुगर के अंदर ज्यादा हो जाती है, ग्लूकोज ही ग्लूकोज ही ग्लूकोज, हाइपरग्लाइसीमिया। और ये आके क्या करता है? बनते कहां से हैं ये? पेंक्रियाज से, अल्फा बीटा सेल से। आते कहां पे हैं? लिवर में। लिवर के सेल्स को कहते हैं, देख रहे हो ब्लड में ग्लूकोज देख रहे हो, बल्कि जैसे इंसुलिन या ग्लूकागॉन आएगा ना, लिवर के सेल के ऊपर इनके रिसेप्टर लगे होंगे। इंसुलिन का रिसेप्टर अलग होगा, ग्लूकागॉन का अलग होगा। जो इंसुलिन आएगा तो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और ग्लूकागॉन आएगा तो जब शुगर ज्यादा होगा तो कौन आएगा? इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ लिवर के सेल के ऊपर बाइंड होगा। जैसे बाइंड होगा लिवर का सेल समझ लेगा क्या ये लिवर का सेल है, क्या समझ लेगा? इसके पास ये रिसेप्टर है, ये बाइंड हो गया क्या? इंसुलिन। समझ लेगा कि पक्का शुगर ज्यादा है। ब्रेन को पता चल गया, ब्रेन ने कहा है पेंक्रियाज को, पेंक्रियाज ने भेजा है मैसेज इंसुलिन, इंसुलिन आया है, इट मींस मैंने शुगर को कम करना है। ये लिवर का सेल कह रहा है। इंसुलिन के आने के बाद लिवर के सेल ग्लूकोज को क्या करते जाएंगे? एब्जॉर्ब करते जाएंगे। कहां से? ब्लड से, इनटू द लिवर सेल। तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम होती जाएगी। जब तक ग्लूकोज की लेवल
नॉर्मल तक नहीं आती तब तक ग्लूकोज जाते रहेंगे इन टू द फ्रॉम द ब्लड। सबसे ज्यादा ब्लड वेसल लिवर में फैली होती हैं, इसीलिए लिवर का कलर ब्लड जैसा है। अगर सेल 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 हैं तो इनके बीच ब्लड जा रही है। जैसे एक कैनाल हो, एक गली हो, गली के इस साइड भी घर होता है, इस साइड भी घर, अगली गली होगी, हर घर को गली चाहिए ना, ऐसे लिवर के हर सेल को ब्लड चाहिए, ब्लड वेसल चाहिए डायरेक्ट। लिवर के सेल्स में सबसे ज्यादा ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट करती है सेल्स को, क्योंकि वो डायरेक्ट सेल ब्लड से इन्वॉल्व है, ले रहे हैं दे रहे हैं, ले रहे हैं दे रहे हैं, इसीलिए लिवर का कलर लाल है ब्लड के जैसा। बहरहाल शुगर बैलेंस हो गई, किसने की, कहां भेजी, लिवर में। क्या बना जाके लिवर में, ग्लूकोज में से, ग्लूकोज में से क्या बन गया, ग्लूकोज में से बन गया ग्लाइकोजिन। तो क्या ग्लाइकोजेनेसिस कहूं, ग्लाइकोजिन का बनना बन गई। और अगर शुगर फिर भी ज्यादा है ब्लड में तो और भी शुगर जाएगा, ग्लाइकोजिन तो पूरी बन गई, अब जगह ग्लाइकोजिन के लिए नहीं है, तो लिवर ग्लूकोज से कोलेस्ट्रॉल बनाएगा और इसको कहेगा जाओ भाई फॉर वाइल एडिपोज टिश्यू के अंदर, बाइल के अंदर, बाइल में भी कोलेस्ट्रॉल है ना, बाइल जूस में, लिम्फेटिक वेसल के अंदर, तो तमाम इन जगहों पे कोलेस्ट्रॉल को भेज देगा कौन, लिवर। कोलेस्ट्रॉल गया, स्टोर हो गया, शुगर तो मेंटेन हो गई। अब अगर मैं कहूं इंसुलिन एंटागोनिस्टिक टू द ग्लूकागॉन तो बात गलत नहीं है। अगर मैं ये कहूं इंसुलिन एंटागोनिस्टिक टू द ग्रोथ हार्मोन, ये भी बात सही है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कहेगा, बॉयज ग्रोथ हार्मोन कहेगा मैंने इधर ग्रोथ करवानी है, खाना चाहिए, इंसुलिन कहेगा नहीं भाई नहीं है। समझ आ रही है, इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को कम करेगा तो ब्लड लेके जाएगी उधर खाना। और क्या मैं कहूं ग्रोथ हार्मोन का जो साथी है वो ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन कहेगा ग्रोथ हार्मोन को तुम बनोगे मैं आ जाऊंगा, तुम बनो, तुम वहां कंस्ट्रक्शन शुरू कराओ, सेल को कहो ग्रोथ करें, एनर्जी मैं पहुंचाऊंगा, मैं इधर से ग्लूकोज को तोड़ूंगा, किधर से, लिवर से, ग्लाइकोजन को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, और ग्लूकोज को भेज दूंगा इनटू द ब्लड में, ग्लूकोज आ जाएगा, तो जहां पे ग्रोथ हो रही है उधर ग्लूकोज आ जाएगा, ग्रोथ कर लेना तुम, मैं हूं आपके साथ। तो इंसुलिन सपोर्ट्स द सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन इनहिबिट्स द ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन प्रोमोट्स द, या सोमेटोस्टेटिन प्रोमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन। अजी भाई लखण गुम धीरे सी हुआ आई गया समझ में, हाँ तो करे ठीक है। सुन लें भाई, पूछूं सवाल। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, अब अगर मैं आपसे पूछूं ग्लूकागॉन क्या करेगा तो आप कहेंगे सर पहले ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लूकोज भेजेगा ब्लड में, अगर ग्लूकोज पूरा नहीं हुआ तो कोलेस्ट्रॉल को तोड़ेगा, शुगर बनेगी। और पहले ग्लाइकोजन को क्यों प्रेफर करेगा, बात सुने, टाइम लग जाएगा कोलेस्ट्रॉल को शुगर में कन्वर्ट करने में, टाइम लग जाएगा, और ग्लाइकोजन को तोड़ते ही ग्लूकोज इज रेडी। पता है ग्लूकोज क्यों चाहिए यार ब्लड में, सारे बॉडी के सेल कहते हैं ग्लूकोज नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता, लिपिड से फैटी एसिड को तोड़ के एसिटाइल में हमारे पास भेज दो, हम डायरेक्ट क्रेब साइकिल चलाएंगे शॉर्टकट। लिवर कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ग्लूकोज के अलावा किसी को भी यूज। तो जब शुगर कम हो जाए
हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो सारे बॉडी के सेल काम चला लेंगे, कौन नहीं चला पाएगा? बॉस। क्योंकि ऐसे ग्लूकोज ही चाहिए फॉर द एनर्जी। हालांकि ग्लूकोज कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, पेट में डबल एनर्जी है, पेट में शॉर्टकट है, थोड़े रिएक्शन से ज्यादा एनर्जी है। पेट को तोड़ो, एसिटाइल एसिटाइल डायरेक्ट जंप इन द क्रेब्स साइकिल के बाद ईटीसी। ग्लूकोज को तोड़ो, ग्लाइकोलाइसिस 10 रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में पेनिट्रेशन, क्रेब्स साइकिल, बाहर वाले एनएडीएच अंदर वाले एनएडीएच, ईटीसी पर मसला है। बट बॉडी चाहती है ये मसला सही है, ग्लूकोज सही है हमारे लिए। सारी बॉडी भी लिपिड से पहले प्रेफर ग्लूकोज को करती है। ग्लूकोज नहीं है तो दिमाग के अलावा बाकी सेल कहते हैं लिपिड से भी काम चलेगा, लिवर कहता है नहीं, पहले भी ग्लूकोज पे डिपेंड करूंगा आज भी। अच्छा, बाकी बॉडी और ब्रेन सारे पहली प्रेफरेंस ग्लूकोज को क्यों देते हैं? क्योंकि ग्लूकोज एक दूसरे के साथ चिपक के ग्रेन नहीं बनाता, कंडेंस नहीं होता, कॉइल नहीं होता, थ्रम्बस नहीं बनाता, इम्बोलस नहीं बता, वाजो कंस्ट्रिक्शन नहीं करवाता, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़वाता, इतना जितना के लिपिड। अगर भाई सारे सेल कहें लिपिड चाहिए तो लिपिड तो ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी ना, ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी तो क्या असर करेगी? मिलती जाएगी, क्लॉट बनते जाएंगे, ब्लड वेसल बंद होती जाएंगे, आदमी हैज गॉन। समझ आ रही है? ब्लड तो अच्छी है, लिपिड तो अच्छी है, सॉरी डबल एनर्जी है, बट हम पहुंचा नहीं सकते सेल के पास, डर रहे हैं लिपिड के खतरनाक रिएक्शन से, कंडेंसेशन से, क्लॉट बनाने से। ब्रेन कहता है नहीं, मुझे ग्लूकोज चाहिए। अगर ग्लूकोज नहीं चाहिए, नहीं मिले ब्रेन को, तो ब्रेन क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस काम करेगा ब्रेन। जिसकी शुगर लो हो जाती है ना, थोड़ी देर के लिए वो सह नहीं पाता, बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, वजह ब्रेन काम नहीं कर रहा। जैसे शुगर लो हो जाए फौरन शुगर देनी चाहिए, शुगर पानी में डिजोल्व करके पिलानी चाहिए, शुगर मुंह में देनी चाहिए, और जैसे अनकॉन्शियस हो जाए ऐसे ही करते हैं, पानी में शुगर डिजोल्व करके पिलाते हैं या डायरेक्ट शुगर चीनी का चम्मच डालते हैं, फिर आदमी उठता है, क्या है, हाँ ओके, आई एम ओके, शुगर बैलेंस दिमाग को मिल गई। समझ आ रही है? बाकी बॉडी हर्ट काम कर रही होती है, आदमी बेहोश होता है, मर नहीं गया होता, बेहोश होता है, क्योंकि ब्रेन अनकॉन्शियस हो गया है। बहरहाल बात काम की। हाँ, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा लिवर में नहीं होता, लिवर बना के एडिपोज में, बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर, लिवर के ऊपर, पहले पेट के अंदर बेली में स्टोर होता है, स्किन के अंदर स्टोर होता है। जितना ज्यादा उम्र बढ़ती जाएगी, कहाँ रखूं कोलेस्ट्रॉल? सारे एरियाज फुल हैं, इधर भी फैट, इधर भी, जिधर किधर, लिवर के ऊपर थोप दो, लिवर फैटी हो गया, हार्ट के ऊपर, इधर किडनी, सारे ऑर्गन फैटी अंदर से होते जाएंगे। बहरहाल बात काम की, सुन ले, अदा आवाज न कहो। एक बीमारी है जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, एक को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। ये दोनों शुगर के टाइप हैं। सुन लें भाई, अगर बीटा सेल हैज गॉन हो जाए, क्योंकि अपने ही बॉडी के सेल WBC बीटा सेल को इंगल्फ कर लेते हैं। अगर बीटा सेल को कोई वायरस वगैरह लग जाए, एबनॉर्मल एंटीजन प्रेजेंट हो जाए, तो WBC कहते हैं कौन हो भाई, क्या कहते हैं तुम्हें वायरस लग गई है, हमारे सारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, शुगर हो, इससे बेहतर है कि जान चली जाए। भाई छोड़ देंगे तो वायरस सारी बॉडी को टिकट कटाएगी ना, उससे बेहतर है शुगर हो जाए। तो बॉडी जानबूझ के इंसुलिन बनाने वाले सेल को खा लेती है। अब क्या होगा? इंसुलिन बनेगी नहीं बनेगी, शुगर बैलेंस होगा नहीं होगा, तो शुगर ज्यादा हो जाएगी ब्लड में, कहेंगे डायबिटीज हो गई। और कौन सी डायबिटीज हो गई? टाइप 1। ये किसी भी एज में, अर्ली एज में हो जाती है, अर्ली एज में हो जाती है, और इसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस।
क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा, अगर इंसुलिन की इंजेक्शन लगा देंगे तो शुगर बैलेंस। सही है ना। दूसरा वाला जो दूसरी वाली जो डायबिटीज है वो मजेदार है, वो जेनेटिकल है। ये वाली क्या है? जेनेटिकल। अब सुन लें, सुन लें, मजेदार बात है, जेनेटिक्स में काम आएगी, सुन लें। जीन रिसेसिव है लखना। जीन रिसेसिव 3 तरह का होता है, या तो वो काम जीरो करे ही ना, या तो वो काम अपना कम कर दे, थोड़ा करे, या करना एक है, प्रोटीन एक बनानी है कि 1-2 अमाइनो एसिड चेंज होने की वजह से कोई और बना ले। ये तीनों टाइप के जीन को हम कहेंगे रिसेसिव। 40 साल की उम्र तक ऑन एन एवरेज, कभी ऊपर कभी नीचे, ये जीन जो रिसेप्टर है इंसुलिन वाला, ये बनाता आया है। रिसेप्टर इज अ प्रोटीन, प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द जीन, बट जीन है, बट 40 साल तक बनाता है। 40 साल के बाद जीन कहता है बस पावर खत्म। भाई स्किन का सेल है, बालों का सेल है, इसको रगड़ दें बन जाएगी, रगड़ दें बन जाएगी, 100 दफा स्किन उतार दें बन जाएगी, फुल पोटेंशियल है। अगर स्किन कभी उखेड़ दें और ना बने, मतलब पावर रीजनरेशन का, जीन का खत्म, असला तो जीन का है ना। तो ऐसे ऐसे ये हार्मोन इंसुलिन बनता है डायबिटीज मेलिटस 2 में, बट आता है किसको कहने के शुगर बैलेंस करो? लिवर के सेल को। कहां पे आता है उसके? वो उधर होता ही नहीं है, क्योंकि सेल ने बनाया ही नहीं है। रिसेप्टर रोज बरोज पर वीक पर मंथ चेंज होता है, नया बनता है। जितना आप अच्छा खाएंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, खुद शुगर को बैलेंस करेंगे, इंसुलिन के अलावा खपा के, खा के, बर्न करके, रेस्पायर करके, ब्रीदिंग करके, तो इंसुलिन की जरूरत कम पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो इंसुलिन जितना ज्यादा काम करेगा, रिसेप्टर जितना यूज होगा, उतना जल्दी खत्म होगा। लाइफ स्टाइल अच्छे होने से रिसेप्टर 40 साल चलने वाला 50 साल चल जाता है, क्योंकि एक माह में रिप्लेस होने के बजाय 10 माह में रिप्लेस हो रहा है, 1.5 माह में रिप्लेस हो रहा है। बात समझ आ रही है? अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज खानदानी शुगर को भी पीछे कर देती है। किसी खानदान की शुगर है 40 साल में ऑन एन एवरेज होनी है, एक आदमी को 30 साल में हो गई, दूसरे भाई को 50 साल के बाद डायग्नोस होती है। वजह उनका जो बहुत सारे फैक्टर हैं। ऐसा भी नहीं है खाना, आप अगर खाना लिपिड खाएं ही ना, शुगर खाएं ही ना, आपके बॉडी में शुगर बन सकती है, किसी और सोर्स से शुगर बन सकती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, कार्टिसोल हार्मोन पढ़ाऊंगा, टेंशन वाला हार्मोन। टेंशन में दिमाग ज्यादा काम करता है, खाया नहीं जाता, खा भी नहीं सकते, शुगर खा भी नहीं सकते, खाना भी चाहें तो बॉडी किसी और सोर्स से शुगर बना लेती है, वो कार्टिसोल। वो अब कार्टिसोल और ग्लूकागॉन में फर्क क्या है कि ग्लूकागॉन शुगर और लिपिड से शुगर बना रहा है, पहले ग्लाइकोजन से फिर लिपिड से, और कार्टिसोल अमाइनो एसिड को तोड़ के और लिपिड को तोड़ के, अमाइनो एसिड्स को, प्रोटीन को तोड़ के उधर से शुगर बना रहा है। ये फर्क है दोनों में। अब ग्लूकागॉन कब काम करेगा? जब नॉर्मली शुगर कम हो जाएगी, और कार्टिसोल तब आएगा, ग्लूकोकार्टिकॉइड जो पढ़ाया था, जब टेंशन, परेशानी, इमरजेंसी, बुखार, फीवर, इन्फेक्शन, इंजरी, मतलब कोई भी इमरजेंसी हो, स्ट्रेस हो, बीमारी हो, को फिजिकल ट्रामा, चोट लग गई हो, एट दैट टाइम, जब बुखार में। सवाल पूछूंगा, लाजमी पूछूंगा, बड़ा मजेदार सवाल है। 2 बातें हैं, ग्लूकागॉन से शुगर बनाना या कार्टिसोल से शुगर बनाना। सुने, कार्टिसोल जब बना के देगा तो ग्लूकोज के साथ साथ एसिटाइल भी बनाएगा, पाइरुविक एसिड भी बनाएगा, पीजीएल भी बनाएगा, रेस्पिरेशन से शॉर्टकट होगा इनसे। सही है ना? डायरेक्ट जम्प्ड इनटू द क्रेब्स साइकिल, इनटू द लिंक रिएक्शन, इनटू द आदि ग्लाइकोलाइसिस नहीं। और अगर आप ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ईटीसी टाइम भी ज्यादा लगेगा, मेटाबॉलिज्म भी लंबा चलेगा। अगर आपको बुखार है, आपके एंजाइम काम करेंगे, बुखार के टाइम आप इसको कहेंगे कि शुगर को बढ़ा के दो, कहेंगे इसको?
अगर इससे बढ़वाया तो ग्लूकोज को तोड़ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये लंबा पड़ जाएगा, एंजाइम जवाब दे देंगे, ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल। जब आप कार्टिसोल से काम कर लेंगे तो कार्टिसोल एसिटाइल बना के देगा, डायरेक्ट इनटू द क्रेब्स साइकिल। रिएक्शन ही एक डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एनर्जी आ गई। जब रिएक्शन नहीं हो रहे, थोड़े हो रहे, तो ऐसे रिएक्शन करने चाहिए ना, रिएक्शन थोड़े एनर्जी ज्यादा, तो ऐसे को सपोर्ट कर रहा है कार्टिसोल, आया ना। तो आप भले शुगर ना खाएं, कार्टिसोल टेंशन के टाइम में अगर ज्यादा नॉर्मल बनेगा, कार्टिसोल नॉर्मल होगा तो उतना शुगर बनाएगा जितना चाहिए। अगर कार्टिसोल ज्यादा बन गया, चाहिए इतना, इतना बना के देगा, तो ब्लड में शुगर आएगी, आप परेशान होंगे, यार मैंने कुछ खाया भी नहीं है, फास्टिंग चेक कराई, मेरा शुगर इतना ज्यादा था। क्यों? क्योंकि भाई रात आपने टेंशन की थी सारी रात, तो टेंशन की थी, कार्टिसोल सारी रात दबा दबा के प्रोड्यूस कर रहा था क्या, शुगर तो ज्यादा आएगी ना, समझ आ रही है। तो शुगर का एक फैक्टर नहीं है कि हम कहें कि भाई लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल, टेंशन, बहुत सारी चीजें, बैठना। अब ज्यादातर जवान जो लोग हैं 6 के 7 के बीच उनकी शुगर खड़ी है, मतलब बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं वो जवान लोग, जिनको ना ऑटो इम्यून कह सकते हैं, डायबिटीज मेलिटस 1, ना टाइप 2 कह सकते हैं। भाई ये क्यों 4 में से 2 आदमियों को शुगर है, बॉर्डर लाइन पे पड़ा है, वजह के बैठे हुए हैं, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, बड़े टेंशन है, बड़े मसले हैं, मोबाइल ही एक टेंशन है, बायोलॉजिकल क्लॉक सही नहीं है, बॉडी की सफाई रात को सही नहीं हो रही, नींद सही टाइम की नहीं है, तो इन सब की वजह से भी शुगर प्रमोट हो रही है। हमने रात को दिन और दिन को रात कर दिया है, ऐसा तो होगा। प्लांट खाएं, फ्रूट खाएं, नाश्ता कम करें, नाश्ते में फ्रूट ज्यादा खाएं, दोपहर के खाने में खाना चाहिए, नाश्ता टाइट करना चाहिए, बट आजकल के दौर में आपने प्लांट ज्यादा खाने और कच्चे फ्रूट ज्यादा खाने हैं, शुगर नहीं होगा आपको, क्योंकि आप जो गलतियां कर रहे हैं ये रिकवरी ये फ्रूट्स करेंगे। बहरहाल लौट के आए, ये समझाने की बात है अपने लोगों को जिनके खानदान में शुगर है, उनको इससे शुगर जो है बात कर रहा था कम हो जाएगी। बात कर रहा था मैं कौन सी, टाइप 2 की। अब टाइप 2 में एक भाई को 30 साल में शुगर हो गई, एक को 50 में, फर्क क्या है समझ गए आप। एक भाई ने 30 साल में जितने रिसेप्टर कैपेसिटी थी वो पूरी कर ली, 1000 दफा बनाने थे बना लिए, दूसरे ने वही 1000 रिसेप्टर रिप्लेस किए 50 साल में, क्योंकि उसने इंसुलिन को ज्यादा नहीं भेजा। तो अब बताएं डायबिटीज टाइप 2 में रिसेप्टर नहीं है या इंसुलिन नहीं है? रिसेप्टर नहीं है, इंसुलिन बाहर ढूंढ रहा है, मेरा रिसेप्टर कहां गया, लिवर के सेल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, but there is no receptor, can't produce by the liver cell, can't express its gene that produce the receptor for insulin. रिसेप्टर नहीं बनेगा तो इंसुलिन चुप करके खड़ा रहेगा, ब्लड में होगा बट शुगर बैलेंस। तो इंसुलिन लगाने से कुछ होगा? इंसुलिन तो है, बीटा सेल तो है, इंसुलिन की कोई सुन नहीं रहा, तो रिसेप्टर हम नहीं डाल सकते कि रिसेप्टर इंजेक्ट कर दें और डायरेक्ट लिवर पे जाके लगे, ऐसा नहीं कर सकते, सेल का इंटरनल मैकेनिज्म है। तो क्या कर सकते हैं हम? लाइफ स्टाइल अच्छा करना चाहिए, डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे रनिंग करनी चाहिए, तेज वॉक जॉगिंग करनी चाहिए, 1 आधा घंटा लोग वॉक करते कह के आते हैं यार वॉक कर रहा हूं शुगर मेंटेन नहीं हो रही, भाई आधे घंटे में तो बहुत थोड़ी सी कैलोरी भी नहीं जलती, आपके तो अंबार लगे पड़े हैं शुगर के, ये क्या कैसे कम होंगे? फुल हार्ड एक्सरसाइज करे बंदा, टाइम पे सोए, दिन के टाइम ज्यादा लाइट ले, लाइट ज्यादा लेने से बॉडी के तमाम फंक्शन कम हो जाते हैं, कार्टिसोल कम होता है। अगर वो कारोबारी है, टेंशन ही है, टेंशन जितने भी हैं उसके कम कर दें, बहुत सारी चीजों को मेंटेन करने के बाद शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, छुटकारा नहीं। बॉर्डर लाइन वाले छुटकारा ले सकते हैं क्योंकि उनकी हुई नहीं उनको। बहरहाल वापस आ जाएं,
कौन से तरीके हैं शुगर से कंट्रोल करने के लिए? बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए, टेंशन वाले काम को गुड बाय, लालच को गुड बाय, ज्यादा मसाइल गले में दूर दूर, है ना, लाइफ स्टाइल अच्छा, खाना पीना अच्छा, फास्ट फूड खत्म, बेकरी आइटम खत्म, सही है ना, फ्रूट दबा के खाए। दोनों में से हार्मफुल कौन सी है? 2 ना। वजह आपको एक्टिवली इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जब वर्जिश करेंगे तो शुगर कैसे बैलेंस होगी? जल जाएगी ना, रेस्पिरेशन में बर्न हो जाएगी ना। डॉक्टर तो यार वो कहते हैं हमारे पास आता रहे, जो देते हैं कुछ भी नहीं, जरूरी नहीं टाइप 2 वाले को इंसुलिन दे दें, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं देंगे ना उसको। हाँ, आइलेट ऑफ लंगरेंस का क्या काम है सर टाइप 1 में? आइलेट ऑफ लंगरेंस कहते हैं जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सबको क्या कहते हैं? अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल को मिला के क्या कहते हैं? आइलेट। जैसे बड़े पानी के अंदर एक छोटा सा धरती का टुकड़ा लैंड का, ऐसे बड़े से पेंक्रियाज में 2, 4, 5% टुकड़े एंडोक्राइन सेल के, उनको आइलेट ऑफ लैंगरेंस कहते हैं। लैंगरेन नाम था साइंटिस्ट का। क्वेश्चन क्या था वो बताएं जी, मैं रिप्लाई करूंगा, बताएं। अदा चुप करे बुधवाणी ये थी असांजो पेंक्रियाज। आगे चलें, चलें भाई। दूसरा वाला कौन है? क्या नाम है दूसरे वाले का? एडर्नल ग्लैंड। भाई ये जो आपकी किडनी है इसके ऊपर केप की तरह एक ग्लैंड है, उसके अंदर बीच वाला पोर्शन है उसको कहते हैं मेड्यूला, जिससे 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। डायरेक्ट इनको मेड्यूला को डायरेक्ट मैसेज देता है कौन? न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन? सिंपैथेटिक नर्व। कहती है कि भाई बना लो, क्या क्या बना लो? इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये क्या बनाता है? क्या करते हैं? मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी। एडर्नल ग्लैंड का मेड्यूला इमरजेंसी में ये 2 हार्मोन बनाता है। सर क्या ब्रेन इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करता? क्या ब्रेन इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करता? कैसे करता है डिपेंड? अगर असल इंसुलिन काम कर रहा है लिवर पर, हाँ, ऐसा पूछें कि क्या ब्रेन इंसुलिन के काम करने से अफेक्टेड होता है कि नहीं होता है? मतलब डिपेंड करता है। इंसुलिन खाना खराब करता है, शुगर को कम करता है, अगर ज्यादा बन जाए तो ज्यादा कम कर देगा। सुन लें भाई, भाई सुन लें। अल्फा सेल से कौन बनता है? बीटा से? एफ सेल से बनता है सोमेटोस्टेटिन। एफ सेल से कौन बनता है? ये एफ सेल लिखा था मैंने यहाँ पे, सोमेटोस्टेटिन। डी से प्लाज्मा प्रोटीन। तो सोमेटोस्टेटिन असल में कहां पे से बनता है? असली वाला हाइपोथैलेमस, टू स्टॉप द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द नेगेटिव फीडबैक, है ना। सोमेटोस्टेटिन का ग्रोथ हार्मोन पर नेगेटिव फीडबैक है, सोमेटोस्टेटिन आएगा, ग्रोथ हार्मोन बंद हो जाएगा। Somatostatin also produced from the pancreatic F cell in a minute quantity. The function is same. Function is same. क्या मैं कहूं, बट इसका जो मेन फंक्शन है to suppress the production of insulin. Sorry, उल्टा कह दिया। To suppress the production of glucagon and to express the production of insulin. To supports the insulin. Somatostatin supports the insulin. ये बात की ना, पहले डिस्कस की ना हमने। ये काम है सोमेटोस्टेटिन का यहाँ पे। एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड बकार के थोड़ो सद कयूं, बकार है पानी द प्यार।
भाई सुन लें, गौर से सुन लें, टाइम थोड़ा है। क्या इपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन दोनों मिला के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, हार्ट बीट को इंक्रीज करेंगे, ऑर्गन के अंदर जो ज्यादा इमरजेंसी में इन्वॉल्व है उनको ज्यादा ब्लड देंगे। बट अगर दोनों का अलग फंक्शन पड़े, क्या है कि नॉरएपिनेफ्रीन कहेगा मैं इधर जा रहा हूं, किधर, जो ऑर्गन लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनका रास्ता, उनकी ब्लड बंद करने, जीआईटी की, सलीवा की, म्यूकस की, गोबलेट सेल की, एक्सोक्राइन सेल की, है ना, और आपके स्किन की, वैक्स बनाने की, ये जितने भी लीस्ट इंपॉर्टेंट, हेयर की, नेल्स की। और इपिनेफ्रीन कहेगा मैं इधर जा रहा हूं, जो वाइटल ऑर्गन है, लंग्स को डायलेट करूंगा, हार्ट को डायलेट करूंगा, पंप तेज करवाऊंगा, ब्लड को लाऊंगा हार्ट में, ज्यादा बीट बढ़ाऊंगा, ताकि जो इमरजेंसी में मसल काम कर रही हैं, लड़ रही हैं, उनको ब्लड ज्यादा मिले। नॉट ओनली ब्लड ज्यादा मिले, बट क्या ज्यादा मिले, ऑक्सीजन भी ज्यादा मिले। समझ आ रही है? तो कहा थे अमक्य, हाँ भाई, तो सवाल पूछूं, इपिनेफ्रीन अगर ज्यादा है और नॉरएपिनेफ्रीन, तो इनके साथ ग्लूकागॉन ज्यादा या इंसुलिन ज्यादा, ग्लूकागॉन ज्यादा या कार्टिसोल ज्यादा, या दोनों ज्यादा? दोनों ज्यादा। मजा आ रही है? बट इन दोनों में से कौन ज्यादा, 1 और 2 में से? वजह इमरजेंसी, शॉर्टकट, लो मेटाबॉलिज्म, में भी हाई टेम्परेचर, में भी बीमारी, है ना। तो ऐसा चाहिए जो थोड़े मिकदार में इतनी एनर्जी दे दे। लिपिड इज द बेस्ट वन। समझ आ रही है? ओके, नॉट ओके? मजेदार ताकत वाली पॉइंट थी, जल्दी समझ आ गई आपको, एक्सप्लेन ही नहीं की मैंने, पता नहीं क्यों समझ गए आप। बंदे टाइट हैं, खोपड़ी होशियार है। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं दोनों ज्यादा होने चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुन लें भाई, दोनों तो चाहिए, बट ज्यादा एक के बारे में बताना था। सुन लें, अगर इमरजेंसी में बुखार भी है तो ग्लूकोगॉन चाहिए नहीं ना। सुन लें भाई, अब जो दूसरा वाला पार्ट है एडर्नल, उसको क्या कहते हैं? एडर्नल बाहर वाला कॉर्टेक्स। इसे 3 हार्मोन बनते हैं। एक का नाम है मिनरलोकार्टिकॉइड, मिनरलो उर्फ एल्डोस्टेरोन, और दूसरा ग्लूकोकार्टिकॉइड उर्फ कार्टिसोल, तीसरा एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन की तरह मेल फीमेल दोनों में बनेगा। फीमेल में साइलेंट फंक्शन होगा, मेल में ज्यादा फंक्शन होगा। डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ गोइंग टू पढ़िंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरलोकार्टिकॉइड। क्या मैंने पढ़ाया है आपको कि देयर इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द किडनी। कब? जब फिल्ट्रेशन कम हो जाए इन द किडनी। जब जीएफआर कम होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, किडनी कहती है अच्छा पानी कम है, ब्लड प्रेशर कम है, और रेनिन प्रोड्यूस करती है। जाता है किधर? जाता है पता है? जाता है रेनिन किधर? लिवर के करीब ब्लड में जाता है। लिवर से एक प्रोटीन बनती है, उधर जाता है, उसका नाम है एंजियोटेंसिन। बट इनएक्टिव होती है। तो बुक वाले ने क्या लिखा है कि प्लाज्मा प्रोटीन बनती है, आगे चल के उसको कहेगा ये इनएक्टिव एंजियोटेंसिन है। तो इनएक्टिव एंजियोटेंसिन या प्लाज्मा बात इसको कन्वर्ट करेगा रेनिन किसमें? एंजियोटेंसिन को, प्लाज्मा प्रोटीन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और ये असली एक्टिव फॉर्म नहीं है, एक्टिव फॉर्म असली कोई और है।
सुपर एक्टिव कोई और है। तो ये जब एंजियोटेंसिन एक्टिवेट होकर बहता जाएगा ब्लड में, जब ये वाली ब्लड लंग्स में जाएगी ना, किधर, लंग्स में, उधर ये हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2। कहां पे होगा ये एंजियोटेंसिन 1 से 2 में, लंग्स में। जब 2 बन जाएगा, ये किसने कन्वर्जन की एंजियोटेंसिन की इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म, किधर पहले फिर किधर, एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब मैं लिख रहा हूं RAAS, रास, रास में से R स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर, और तीसरी A स्टैंड फॉर एल्डोस्टेरोन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एडर्नल कॉर्टेक्स। तो टेल मी द साइट ऑफ एक्शन ऑफ दिस हार्मोन, एडर्नल कॉर्टेक्स। भाई ये कहां काम करेगा, इसका काम है एल्डोस्टेरोन बनवाना, मतलब एडर्नल कॉर्टेक्स पे आएगा, खटखटाएगा, दरवाजा कॉर्टेक्स का बना लो, एल्डोस्टेरोन बना लो, ब्लड प्रेशर कम हो गया है जल्दी बना लो। और पता है क्या करके आएगा, पहले एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करने से पहले एक और काम भी करके आएगा, फिर एल्डोस्टेरोन बनाएगा। पहले करेगा एंजियोटेंसिन, एंजियो का मतलब है ब्लड वेसल, एंजियोग्राफी, ब्लड को अंदर देखना कि कैसी हैं, कहीं वो तो नहीं है थ्रम्बस, कहीं क्लॉट तो नहीं है, कहीं कंस्ट्रिक्ट तो नहीं है, ब्लड की शक्ल देखना एंजियोग्राफी। और एंजियोप्लास्टी, ब्लड के अंदर प्लास्टिक डाल के उसको फुलाना, खोलना, क्लॉट खत्म करना। और अगर ब्लड वेसल ही खत्म है तो नई ब्लड वेसल लगाना, उसको बाईपास करना। समझ आ रही है? तो एंजियोटेंसिन का मतलब है ब्लड वेसल को टेंस, कंस्ट्रिक्ट करना। तो असल इसका काम क्या है, वाजो कंस्ट्रिक्शन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। रास का मतलब है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। उसमें पहला काम किसका, कौन सा, और इसका काम क्या, फिर क्या, फिर एल्डोस्टेरोन का काम बताएं इन डिटेल, इन कमेंट सेक्शन, इन चैट, इन लाइव। ये किडनी में जाएगा, एडर्नल कॉर्टेक्स से भागता भागता जाएगा, किडनी के लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, कहेगा जितना भी सोडियम क्लोराइड फिल्टर हो गया है निकालो, वापस करो ब्लड को, पहले मेडुला में फिर ब्लड में। जब ब्लड में सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम आ जाएगा, ब्लड हो जाएगी हाई पर, सुपर हाई पर, तो पानी नॉर्मल नहीं वापस लेगी, ज्यादा वापस लेगी, सारे का सारा वापस लेगी, तो यूरिन थोड़ा बनेगा, यूरिन थोड़ा बनेगा, पानी ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा, पानी ज्यादा ब्लड में जाएगा तो ब्लड का प्रेशर सही होगा ना। नहीं आ रही बात समझ? तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, कहां पे काम करेगा, आप समझ गए हैं, आप होशियार हैं। नाउ इट्स टाइम छुट्टी का। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी ऑल